10th स्टैंडर्ड का स्टेट बोर्ड का पार्ट 1 या साइंस 1 का फर्स्ट चैप्टर ग्रेविटेशन। ये चैप्टर हम 5 पार्ट्स में देखेंगे। हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं चैप्टर का अभी। तो उसमें सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो ग्रेविटेशन है। ग्रेविटेशन जो है एक फिनोमिना है, इन्वेंट किया है न्यूटन ने, ठीक है। तो न्यूटन जो थे, मतलब इसैक न्यूटन, ये साइंटिस्ट है, ठीक है, साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये फिनोमिना, ग्रेविटेशन का फिनोमिना डिस्कवर्ड किया था। वो उनका डिस्कवर्ड करने का वे ऐसे था कि उन्होंने देखा कि कोई भी चीज़ अगर ऊपर से नीचे गिरती है, जैसे इन्होंने यहाँ पे फॉलिंग एप्पल को देखा, ठीक है, एप्पल नीचे गिर रहा था, वो एप्पल ट्री के नीचे बैठे थे, तो वहाँ पे उनको मतलब ये चीज़ दिमाग में आई कि कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे कैसे गिर रही है, ठीक है, कि कोई भी चीज़ अगर अर्थ सरफेस पे कैसे गिरती है। तो ये चीज़ को उन्होंने एग्जामिन करके ये फिनोमिना को डिस्कवर्ड किया है कि कोई भी चीज़ एक हाइट से या कोई अर्थ से कोई ऊपर हाइट से कोई भी चीज़ अगर हम लोग छोड़ते हैं या बॉल छोड़ते तो वो बॉल सीधा अर्थ पे आके गिरता है, ठीक है, ये ग्राउंड पे आके गिरता है। तो वो ग्राउंड पे आके क्यों गिरता है? क्योंकि बॉल में और अर्थ में एक फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, दैट इज़ अ ग्रेविटेशनल फोर्स। वो क्या करेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स वो बॉल को अर्थ के सेंटर के तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसीलिए कोई भी चीज़ अगर जिसको मास है हम ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे ही आके गिरती है, या ऊपर से कोई भी चीज़ हमेशा नीचे आके गिरती है, तो वो अर्थ पे आके गिरती है। और जब भी वो अर्थ पे आके गिरती है तो वो अर्थ के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, मतलब वो परपेंडिकुलरली आके अर्थ के ऊपर फॉल होती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अर्थ पे ही जो चीज़ें ऊपर से नीचे गिर रही है उनके ऊपर ही ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो मून और अर्थ के बीच में भी एग्जर्ट होता है, ठीक है, कि ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ और मून के बीच में भी एग्जर्ट होगा। उसके बाद ये सारा जो हम देख रहे हैं ग्रेविटेशन का, ये अदर प्लैनेट्स और सन इन सब के बीच में भी अर्थ्स ग्रेविटेशन जो है हमारा, वो सिर्फ अर्थ के ऊपर फॉल होने वाले ऑब्जेक्ट के साथ ही एग्जर्ट हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये सारे प्लैनेट्स में भी ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट होता है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट जो है वो देखेंगे हम, वो है फोर्स एंड मोशन। तो फोर्स एंड मोशन में ये रिलेशनशिप है कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहता है अनलेस एंड अनटिल हम उसको फोर्स अप्लाई नहीं करते, ठीक है। अगर ये अभी वुडन ब्लॉक है, ये वुडन ब्लॉक को मैं जब तक फोर्स अप्लाई नहीं करूँ तो ये आगे नहीं जा पाएगा, ठीक है, ये आगे नहीं जा पाएगा। ये पॉइंट से ये पॉइंट तक उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा अगर मैंने उसको फोर्स अप्लाई नहीं किया। बट अगर ये वुडन ब्लॉक को हमने अगर फोर्स अप्लाई किया तो ये वुडन ब्लॉक यहाँ से यहाँ पे डिस्प्लेस हो सकता है। तो मतलब वुडन ब्लॉक का क्या हो रहा है? मोशन हो रहा है। यहाँ पे वुडन ब्लॉक का लीनियर मोशन हो रहा है। तो फोर्स जब तक हम देंगे नहीं तब तक कोई भी बॉडी सिर्फ स्टेशनरी या रेस्ट पोजीशन में रहती है, और फोर्स अप्लाई करने के बाद वो जो रेस्ट पोजीशन में है बॉडी वो मोशन में चले जाती है, ठीक है। तो मोशन भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। मोशन होता है लीनियर मोशन होता है जो सिर्फ अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, ठीक है, और दूसरा होता है सर्कुलर मोशन। तो हम अभी सर्कुलर मोशन डिटेल में देखेंगे कि क्या होता है। सर्कुलर मोशन देखने के पहले हमको और एक चीज़ ध्यान में रखनी है फोर्स की, कि फोर्स या मोशन की हम बोल सकते हैं फोर्स इज़ नेसेसरी टू चेंज द स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ अ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। फोर्स हमेशा हमको लगेगा ही किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन या स्पीड चेंज करने के लिए, ये हमको ध्यान में रखना है। अब हम देखेंगे कि सर्कुलर मोशन क्या होता है। तो सर्कुलर मोशन मतलब एकदम ही ईजी है, ठीक है। सर्कुलर मोशन बहुत इजी कंसेप्ट है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अलोंग अ सर्कुलर पाथ मूव कर रहा है हम उसको बोलेंगे सर्कुलर मोशन। ये हो गया ये सेंटर सर्कल का, ठीक है, ये है सर्कल की रेडियस। आपको पता होगा सेंटर से कोई भी पॉइंट पे सर्कमफरेंस के अगर हम लाइन ड्रॉ करते दैट इज़ अ रेडियस ऑफ दैट
सर्कल। तो ये हो गई उसकी रेडियस, ये हो गई उसकी रेडियस। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल अगर मूव कर रहा है तो हम बोलेंगे उसको कि ये सर्कुलर मोशन है। और आपको 9th स्टैंडर्ड का कंसेप्ट पता ही होगा, डिस्प्लेसमेंट जो है सर्कुलर मोशन में 0 होता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट 9th स्टैंडर्ड में आपको फर्स्ट लेसन में है, ये मतलब था 10th में गए आप अभी। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है अलोंग अ सर्कुलर पाथ वो 0 होता है, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट जो है ये एक पूरा सर्कल कंप्लीट करने के बाद फिर से यहीं पे आएगा, मतलब इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी ये है और इसका एंडिंग पॉइंट भी ये है। स्टार्टिंग पॉइंट भी ये सेम है और एंडिंग या फिनिशिंग पॉइंट भी एक ही है, इसीलिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 रहेगा। और डिस्टेंस जो है जितना भी इसका सर्कमफेरेंस है उतना उसका डिस्टेंस लेंगे। ये हो गया हमारा सर्कुलर मोशन। अब हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स का जो कंसेप्ट है, हम सबसे पहले सेंट्रीपिटल का मीनिंग क्या होता है वो देखेंगे, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल का मीनिंग होता है सेंटर सीकिंग, मतलब कोई भी चीज़ सेंटर के तरफ खींचे जा रही है, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो हमेशा सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हुए ही ऑब्जेक्ट पे एक्ट होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसे ऑब्जेक्ट पे एक्ट होगा जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो ऑब्जेक्ट पे एक्ट होगा विच इज़ मूविंग अलॉन्ग एन सर्कल एंड दैट फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है हमेशा टूवर्ड द सेंटर एक्ट होगा। कोई भी मूविंग हमारा ऑब्जेक्ट है अलॉन्ग अ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, उसको वो सेंटर के साथ बाइंड करके रखता है, मतलब सेंटर के तरफ उसको वो खींचते रहता है। वो जो फोर्स है उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। फिर से हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स मीन्स क्या होता है? इट इज़ अ फोर्स विच एक्ट्स ऑन एन एनी ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग द सर्कल एंड इट्स डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, उसको हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है ये हमेशा सर्कुलर मोशन में रहने वाले ऑब्जेक्ट पे ही एक्ट होता है। अब हमको और एक चीज़ मतलब सोचनी चाहिए कि कोई सभी जो नेचुरल सैटेलाइट्स अर्थ के अराउंड घूम रहे हैं, गोल गोल ऑर्बिट कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा अर्थ होता है और सारी सैटेलाइट्स जो है ये हमारा अर्थ है, और सारी सैटेलाइट्स जो है हमारी वो गोल रिवॉल्व होते रहती है, ठीक है। तो ये जो रिवॉल्व होती रहती है तो मून भी इसमें है, ठीक है। तो मून की डायरेक्शन, मून का जो मोशन है उसकी स्पीड भी हमेशा चेंज होती रहती है जब वो मोशन करते रहता है। तो कॉन्स्टेंटली जैसे ये मूव होते रहता है, तो हमको देखना है कि अर्थ सन में या मून में या अर्थ और मून में कोई फोर्स एग्जिस्ट होता है क्या। तो हाँ, इन दोनों में भी फोर्स एग्जिस्ट होता है। अर्थ मून जो होता है, मून एंड अर्थ दे इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो होते रहता है, एग्जिस्ट होता है। सिमिलरली सन और दूसरे प्लैनेट्स जो है उनमें भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट होता है। अब इसके बाद का जो कंसेप्ट है वो देखेंगे हम लोग केपलर्स। जो हमारा टॉपिक है वो है केपलर्स लॉ। तो केपलर्स का फर्स्ट लॉ जो है वो ऐसा होता है कि जितने भी प्लैनेट्स ऑर्बिट हो रहे हैं अराउंड द सन, तो वो जो सारे प्लैनेट्स जो है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। तो ऑर्बिट जो रहेगी प्लैनेट की इज एन इलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। सन जो है वो एक फोकस पॉइंट पे रहेगा और उसके अराउंड सारे प्लैनेट्स इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव होते रहेंगे, रिवॉल्व होते रहेंगे। नेक्स्ट है सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ में हमको ये दिया गया है कि जो भी लाइन ज्वाइन हो रही है, ठीक है, प्लैनेट एंड सन को, तो अगर जो जितना एरिया है जो लाइन ज्वाइन करेंगी सन और प्लैनेट को, मतलब अगर प्लैनेट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक 5 मिनट तक जा रहा है, या 1 डे का डिस्टेंस, अगर 1 डे इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है तो उतना ही सेम डिस्टेंस 1 डे के टाइम पीरियड में ही दूसरा भी उतना ही सेम डिस्टेंस कवर करेगा। तो ये हो गया सेकेंड लॉ, जिसमें बताया गया है कि सन विल द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम।
थर्ड लॉ में हमको ये बताया गया है कि स्क्वायर जो है टाइम पीरियड का, ठीक है, टाइम पीरियड मतलब जितना टाइम लग रहा है किसी भी प्लैनेट को तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, तो टाइम पीरियड का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस, क्यूब ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन, ठीक है। ये जो हमारा आर है इट इज़ अ डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन, इसका मीन लेके फिर हम उसका क्यूब लेंगे, ठीक है। तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। टी स्क्वायर मतलब पीरियड, पीरियड इज़ नथिंग बट टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन, ठीक है। टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन को ही हम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं। तो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन जो है अराउंड द सन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा टू द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन। हम अगर हमको ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाना है तो हमको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को इक्वल्स टू में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे एक कांस्टेंट देना ज़रूरी होता है। तो मैंने प्रोपोर्शनलिटी साइन को इक्वल्स टू के साइन में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू के इंटू आर क्यूब आएगा। तो आर क्यूब जो है के मल्टीप्लिकेशन में है तो हम उसको टी स्क्वायर के डिवीजन में ले जा सकते हैं, क्योंकि इक्वल्स टू के दूसरे साइड में जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन वाला डिवीजन में जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल्स टू के, मतलब टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी, हमको ये यहाँ पे बताना है। तो केपलर्स ने ये लॉज जो बनाए हैं ये इसलिए बनाए क्योंकि इट इज़ अ सिंपली फॉर्म द स्टडी ऑफ पोजिशन ऑफ प्लैनेट ऑब्टेन्ड बाय द रेगुलर ऑब्जर्वेशन, ठीक है। इसका कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है क्योंकि प्लैनेट्स जो है ये मतलब ऐसे ही एक्सप्लेनेशन दिया नहीं है, सिर्फ यहाँ पे ऐसे लॉज दिए गए हमको, ठीक है। तो न्यूटन्स ये जो हमने अभी देखा न्यूटन का ग्रेविटेशन लॉ, ठीक है। उसके बाद हमने सर्कुलर मोशन देखा, सेंट्रिपिटल मोशन देखा, ठीक है। उसके बाद हमने केपलर्स लॉ देखा। तो ये सारा हमारा ये कंसेप्ट हमारे ग्रेविटेशन में आते हैं। अभी हम ये बाकी का नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।